प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो 2023 नववर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहो और ईश्वर से मेरी मनोकामना है कि 2023 में जो भी आपका वांछित लक्ष्य है वो जरूर आप पाओगे। ठीक, तो नववर्ष की शुरुआत, आज पहला दिन अपना, हमेशा कोशिश ये रखो कि आगे बढ़ना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे नववर्ष है, एक दिन पहले अपन ने देखा था कि भाई पिछले साल 2022 को अपन ने अलविदा किया था। तो देखो ये ध्यान रखो कि अपने को समय परिवर्तनशील है, तो कभी भी एक तो होपलेस नहीं होना है। अब नववर्ष कितनी खुशी से मनाते हैं और जो पिछला वर्ष गया वो एक उदासी होती है। तो कहने का मतलब ना, जो पहला महीना है जनवरी, उसको घमंड होना चाहिए कि हमेशा मैं ही बना रहूंगा, दिसंबर कभी आएगा नहीं, और दिसंबर को कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि मैं कभी खत्म ही नहीं होगा, जनवरी कभी आएगी ही नहीं। तो ये बताता है कि समय परिवर्तनशील है, हर तरह का समय जीवन में आता रहता है, जाता रहता है बस, लेकिन गतिशीलता अपने को बनाए रखनी है। ठीक है, तो गतिशीलता इसके सुविचार से सबसे पहले तो आप नववर्ष की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि नववर्ष में कुछ नया करेंगे, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो उसी इंतजार को पूरा करने के संदर्भ में जो मैंने आज से शुरुआत करी है, शुरुआत तो क्या करी, शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वो 105 तक मैंने छोड़ दिया था। कहने का मतलब अनुच्छेद नंबर 105 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। कहने का मतलब ये है कि आज से अपन भारतीय संविधान वापस से चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नववर्ष में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक नई चीज अपन शुरुआत करें, जिससे कि जो एक ठहराव है उसको में थोड़ी गतिशीलता आए। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ अपन शुरू करते हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपन 105 तक पढ़ चुके थे। ठीक है ना। अब अपन शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 106 से। ओके, तो 105 में अपन ने देखा था कि क्या पावर्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उसके बारे के अंदर। अब उसी से रिलेटेड अपन 106 देखते हैं। तो 106 एक्चुअली है क्या चीज, जैसे बैकग्राउंड के रूप में आप जैसे मैं बताऊं, तो जैसे बैकग्राउंड के रूप में बताऊं तो बैकग्राउंड ये अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये जिस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो जुड़ा हुआ है, उससे पहले आर्टिकल वाइज अपने सारे वीडियो अपलोडेड हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उससे आप आनंद उठाओ। तो एक बार उसको देखो, समझो, और फिर उसके बाद 106 को इसको देखो, है ना। एक से लेके 105 तक अपन आर्टिकल देख चुके हैं, पहले समझा रहा हूं। 106 ये है, तो भाग 5 अपन पढ़ रहे हैं, यूनियन, है ना, संघ। संघ पढ़ रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 106। और पहले क्या था क्या नहीं था, वो पहले वाले एक बार वीडियो देखो और फिर इसको आगे उसमें एड ऑन करते जाओ। ठीक है, और फिर दूसरी चीज क्या है, जैसे जो वीडियो आप जैसे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपने बिल्कुल अवेलेबल है, कोई ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना। लेकिन अगर आप जैसे ये पीडीएफ जैसे चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो के लिंक के अंदर दिया हुआ अपने ऐप पे ये अवेलेबल है, कोर्स आप वहां परचेज कर सकते हैं। और ये पैनल पीडीएफ वहां नाम से फोल्डर है अपना, तो पॉलिटी पैनल पीडीएफ, तो पैनल पीडीएफ वहां से आप देख सकते हैं। और पहले वाले भी जैसे जो थे, तो वो भी सारे पीडीएफ वही है। तो पीडीएफ तो आप अपने ऐप से ले सकते हैं। हर शहर का, जैसे इंडियन का राजस्थान कल्चर जैसे अपन ने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इंडियन हिस्ट्री के हैं, राजस्थान हिस्ट्री के हैं, हर तरह का पीडीएफ में अवेलेबल है। और हर तरह का वीडियो यूट्यूब से है, वो फ्री है। कहने का मतलब वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे फ्री, पैनल पीडीएफ मिलेंगी ऐप पे पेड। ठीक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। आप परचेज नहीं करना चाहते तो जैसे का जैसे कंटेंट यहाँ चल रहा है उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट अपने पेन से आप लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। मेरा काम है बस रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना। तो अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 106, माइक्रो कैसे क्या बनाना है। सब आप मेरे से जुड़े हुए काफी समय हो ही गया, वैसे इनका माइक्रो बनाते हुए चलना है। ठीक है, खासतौर पर माइक्रो उस शब्द का बनाओ जिसको मैंने लाल कलर से हाईलाइटेड या बॉक्स के अंदर जिसकी बॉक्सिंग कर रखी है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 106 देखते हैं। ठीक है, भाग 5 पर पढ़ रहे हैं यूनियन, उसका आर्टिकल नंबर 106। पहले क्या है देखो, मैं बता देता हूं, जैसे काफी समय बाद अभी वीडियो देख रहे हो, तो पहला ये जो टेक्स्ट रहता है, ये बेयर एक्ट का ऐसा का ऐसा अपना टेक्स्ट है। बेयर एक्ट क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पुराना है ये, इस तरह का आपको बेयर एक्ट खरीद लेना है। तो नजदीक लाऊं, ये तो 2021 का है, तो आप लेटेस्ट ऐसा खरीद सकते हो। ठीक है, ये बेयर एक्ट है, तो इस बेयर एक्ट ये आपके पास होना चाहिए। जैसे कोई भी बुक हो, जैसे लक्ष्मीकांता वगैरह, वो हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी रख लो, कभी कोई रेडी हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ले लो, लेकिन ये बेयर एक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अपने लॉ पब्लिकेशन का आता है, ये डिग्लॉग एडिशन होता है, द्विभाषी संस्करण। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई भी पेज में खोलो तो इधर साइड में अपने को पहले लेफ्ट में हिंदी में रहता है, और फिर मतलब पहले हिंदी इंग्लिश और फिर हिंदी। ये डिग्लॉग एडिशन आप खरीदो, चाहे कोई सा भी मीडियम आपका, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, डिग्लॉग एडिशन से पढ़ो। ठीक है ना, ये होना चाहिए हर हाल में, और ज्यादा महंगा भी नहीं आता। आई थिंक
करीबन ये 200 रुपए के अंदर अंदर आ जाता है ना। इसको रखो साथ में। तो ये डिग्लॉट एडिशन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, क्योंकि आजकल देखो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे निम्न में से राष्ट्रपति कौन सी शक्ति है या नहीं है, तो उसमें आपको वो ओरिजिनल वो टेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। और ऐसे जैसे फिर इसके नीचे इसकी सरल व्याख्या है जो बुक्स में अपने को मिलती है, तो सरल व्याख्या तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका ओरिजिनल शब्द पकड़ता है एग्जामिनर आजकल, समझ रहे हो। तो अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है ना। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 106 है सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो यहाँ पहले बात देखो, पहले तो लिखा हुआ है सदस्य। सदस्य का मतलब है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसका संसद सदस्य की बात लिखी हुई है, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य, है ना, संसद के प्रत्येक सदन के, सदन अपने देख ही लिया, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस संबंध में इस प्रकार के उपबंध नहीं किया जाए तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों और ऐसी शर्तों पर जो भारत के डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्रारंभ करने के हकदार होंगे। कहने का मतलब क्या है, हर एमपी को तनख्वाह मिलती है, ठीक है। उस तनख्वाह को डिसाइड कौन करता है, उस तनख्वाह को डिसाइड राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है, संसद करती है। तो एक तो क्वेश्चन यही आता है कि संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार किसको है ना, उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्वेश्चन आता है वैसा का वैसा ही। तो वेतन भत्ते निर्धारित कौन कर सकती है, या उनमें फेरबदल कम बढ़ कम ज्यादा करना कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ये कोविड जब आया अपने 2020 में, तो हर तरह के जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में से कटौती की गई, आधी तनख्वाह काट ली गई थी, ऐसी एमपी एमएलए की भी सैलरी में कटौती हुई थी। तो एमपीएस की तो टोटल यूनिफॉर्म थी और एमएलए की स्टेट वाइज जिसको जैसा लगा वैसा किया। तो इन सांसदों की तनख्वाह में 30% की कमी की गई थी कोविड के दौरान, 30% की। अभी मैं आपको बताऊंगा जो कानून बना वो 30%, तो कमी कर दी 30% की। तो ये कर कौन सकता है, संसद कर सकती है। संसद भी कैसे कर सकती है, विधि द्वारा, ऐसे नहीं मनमानी तरीके से नहीं, विधि द्वारा कानून बनेगा बाकायदा। चाहे ठीक है आप पहले ऑर्डिनेंस ले आओ, अध्यादेश ले आओ, लेकिन अध्यादेश पे तो कानून बनता है कि नहीं बनता है, 6 महीने के अंदर सदन के द्वारा पारित होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेतन भत्तों में फेरबदल केवल संसद कर सकती है और संसद की विधि द्वारा। इसका लेटेस्ट एग्जांपल अपना कोविड के दौरान 30% का जो डिडक्शन किया गया एमपीज की सैलरी में वो है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वो ऑर्डिनेंस से वो आया था, ये इस तरह का अध्यादेश आया, फिर वो लॉ बना 30% का कटौती वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि संसद के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 106 है। फिर अनुच्छेद 106 के साथ साथ अपन देखेंगे अनुसूची दूसरी जुड़ी हुई है। टोटल अपने भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां, तो दूसरी अनुसूची जो है उसका संबंध वेतन भत्तों से है। दो चीज आ गई। तीसरी चीज ये है कि संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में चेंज कौन कर सकता है। चेंज का मतलब चाहे बढ़ाना चाहे घटाना। जैसे अपन जितनी भी सैलरी देखेंगे सारी 2018 के अंदर बढ़ाई हुई है ना। तो किसने बढ़ाई, संसद ने बढ़ाई। कैसे बढ़ाई, विधि बनाकर, लॉ बनाकर, कानून बनाकर, समझ गए। अब जैसे क्वेश्चन आता है ना कि संसद वेतन भत्तों में, सैलरीज एंड अलाउंसेस में चेंज करने का अधिकार किसका, बिड़ते लिखा रहता राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखता है सर राष्ट्रपति भी तो संसद का अभिन्न अंग है कि नहीं है। बिल्कुल है। संसद बनती है 3 चीजों को मिला के, लोकसभा, राज्यसभा और अपने राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि किसको अधिकार है, तो संसद, तो संसद में तीनों आ गए ना। आप राष्ट्रपति क्यों लगाते हो भाई, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तो तीनों अपनी सेपरेट एंटिटी है। इन तीनों को अपन जोड़ देंगे, तो अपनी क्या बनेगी, अपनी संसद बनेगी। तो आंसर संसद है। उसमें संसद कानून बनाती है, फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है, तब वो कानून बनता है, गजटेड नोटिफिकेशन से फिर वो लागू हो जाता है, ऐसे। तो ये चीज अपने को ध्यान देने की, कौन चेंज कर सकता है, संसद चेंज कर सकती है। कैसे, विधि द्वारा। कब किया, 2018 में किया, है ना, बढ़ाई गई। और फिर 2020 में जब कोविड का हुआ, कोरोना का हुआ, उस कारण से जो अपना योगदान दिया उन्होंने 30% सैलरी कटवा के वो साल भर तक, ठीक है। और फिर संविधान सभा वाला क्या है कि जब तक भाई संसद जैसे बनी, फिर पहला सत्र हुआ, तो उसमें कानून में टाइम तो लगा ना। तो जब तक संसद ने कानून नहीं बनाया, जैसे अपन कानून देखेंगे जो जिससे गवर्न हो रहे हैं, ये तनख्वाह 1953 और 1954 के 2 कानून है कि नहीं है। तो भारत तो आजाद हो गया था 47 में, ठीक है। तो 47 से 53 तक क्या कोई तनख्वाह नहीं मिली। तो वो किसने डिसाइड करी थी, वो संविधान सभा ने डिसाइड करी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड करी थी, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला ये कि जब तक संसद कानून नहीं बनाया तब तक संविधान सभा ने जो उपबंध किए हैं उनके तहत उनको वेतन भत्ते सांसदों को मिलेंगे, समझ गए। वेरी गुड।
एक तो चीज है ये है, दो तीन चीजें अपन ने यहाँ देखी। तो ये आर्टिकल ये लिखा हुआ है। फिर जैसे बुकिश जो इजी लैंग्वेज में अपन जो इसकी भाषा देखते हैं, इजी लैंग्वेज में भाषा देखते हैं, वो क्या है, सदस्यों के वेतन भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करती है सदस्य पाने के अधिकारी होंगे, अनुच्छेद 106। ठीक है। फिर अनुच्छेद 106 का और एलिबरेटिव देखो क्या है, ये एग्जाम के हिसाब से है। पहले तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अपन ने समझा, तो उसके अंदर जैसे बेसिक को एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो बेस आ गया। अब जैसे आप गस्टेड सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उससे बेस से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा गहरा गोता लगाना पड़ेगा, जैसे आपने अभी तक पिछले पुराने वीडियोस के अंदर देखा सुना समझा है वैसे ही। ठीक है। जिन खोजे तीन पहिया गहरे पानी पे टैग नहीं है ऐसे। अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 में वही चीज वापस की वेतन और भत्तों का इसके अंदर वर्णन है। वेतन का तो मतलब हो जाता है बेसिक सैलरी, और भत्तों का मतलब सैलरी के अलावा जो उनको अलाउंसेज मिलते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया, जैसे मैं बताऊंगा राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख है, तो उसके अलावा जो वेतन है, वेतन तो ये होगा 5 लाख, उसके अलावा भत्ते अलग है कि नहीं। राज्यसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा जो सभापति है उसकी तनख्वाह अपन देखेंगे। ठीक है। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष की अपन जैसे देखेंगे। तो जो तनख्वाह जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो उनकी एक तरह से बेसिक सैलरी है, फिर वो अलाउंसेज जो है उनको सैलरी के अलावा है सारे, तो ये अपन को ध्यान में रखनी है ना। तो वेतन में भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेज। ठीक है। अब इसमें ये जो 3 बुलेट है इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ बनाने के लिए। मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए जो वेतन भत्ते था उनका अपन देखते आए हैं अनुच्छेद 75 के अंदर, 75(6) के अंदर, वह अनुसूची 2 के अंदर। ठीक है। अनुसूची 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 75(6) के अंदर ही लिखा हुआ है कि अनुसूची 2 के अंदर जो निर्देशित है वैसे। हालांकि 2 के अंदर किसी मंत्री का नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 75(6) में, इसलिए अनुसूची 2 लिखा हुआ है। बाकी आज अपन अनुसूची 2 ये नीचे देख रहे हैं, अनुसूची 2 में वर्णित है, इसके अंदर किसी भी मंत्री की सैलरी का उल्लेख नहीं है ना। लेकिन सरकार चाहे तो इसमें घटाबट सकती है, इसलिए अनुच्छेद 75(6) में 75(6) के अंदर ये लिखा हुआ है ना। 75(6) 75 मेन आर्टिकल है, 6 सब आर्टिकल है। फिर पीठासीन अधिकारी जो होते हैं अपने, पीठासीन अधिकारी कौन, जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर सभापति उपसभापति, वो पीठासीन अधिकारी हैं। उनके वर्णन का अनुच्छेद 97 व अनुसूची 2 के अंदर। संसद सदस्यों के लिए अनुच्छेद 106 जो अभी अपन देख रहे हैं, हेडिंग कहती है अनुच्छेद 106 की, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, वह अनुसूची 2 के अंदर। तो अपन ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों की अनुसूची 2 का संबंध तो किससे, अपने वेतन भत्तों से है ना, वेतन भत्तों से। ठीक है। अब इसमें आप ये मत जोड़ो कि केवल संसद सदस्य या उनके अलावा, वो अभी अनुसूची 2 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्तों से है। जैसे अनुसूची 1 जो है उसमें भारत के संघ, भारत जो अपना संघ है, यूनियन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत संघ। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें आज जैसे जो अपने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनका वर्णन है। 2 के अंदर ये वेतन भत्ते है ऐसे। तो अपन एक एक अनुसूची देखते जाएंगे, उसको चलेंगे। ठीक है। अनुसूची 2, तो देखो इन 3 आर्टिकल से आप क्या समझे कि मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों का जो है वो 75(6) में है, पीठासीन अधिकारियों को 97 में है, और संसद सदस्यों का 106 के अंदर है। तो कहने का मतलब कुछ संसद सदस्य अपन देखते हैं कि मंत्री होते हैं, है कि नहीं है भाई। पहले संसद सदस्य तो बनना जरूरी है ना, मंत्री बन रहे हो तो उस समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर आपको संसद की किसी भी सदन की सदस्य लेनी होगी, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, संसद के कुछ सदस्य मंत्री बन जाते हैं, समझ गए अपन, बन गए मंत्री। तो मंत्री संसद सदस्य के रूप में तो मिलेगी 106 में, और अगर मंत्री बन गए तो मिलेगी 75(6) के तहत। और फिर आप पीठासीन अधिकारी बन गए और आपका अलग अच्छा है तो आपको 97 के अंदर आ जाओगे ऐसे। तो तीनों के ये अलग अलग है, ऐसे अपन को ध्यान में देना है। संसद सदस्य पूछे 106, मंत्री प्रधानमंत्री पूछे 75(6), पीठासीन अधिकारी पूछे तो 97। और इनके इन तीनों आर्टिकलों का संबंध है अपनी अनुसूची 2 से, है ना। तीनों आर्टिकल के अंदर कौन सी अनुसूची आ रही है, अनुसूची 2। अब देखो अनुसूची 2 जो लिखा हुआ है ये उसी स्निप है, अनुसूचियों वाले का ही स्निप है, वेतन भत्ते एवं पेंशन। ठीक है। वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है अपने अनुसूची 2 के अंदर। अब अनुसूची 2 में हर, या आप यूं मत सोचो कि हर किसी को अनुसूची 2 में घुसा देंगे, नो। बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची का संबंध वेतन भत्तों से, अनुसूची 2 हो गई। डीप क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस संवैधानिक पद का वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है या नहीं है ना, जो अच्छा क्वेश्चन है, गजेटेड सर्विस लाइक। तो ये टोटल 15 इसके अंदर मैंने देखो लिखे हुए हैं। पहले तो इसके अंदर 5 सब भाग है, क ख ग घ ड़, ठीक है, ABCDE। फिर मैंने देखो 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15, ऐसे टोटल 15 अपने देखते हैं ऑफिसेज है या जिनका उल्लेख अपने द्वितीय अनुसूची में है, जिनके वेतन का उल्लेख सेकंड शेड्यूल के अंदर है। टोटल कितने, 15। अब देखो 15 में आपको बताता हूं कैसे कैसे।
राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना। भाग के अंदर क्या देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति का 2018 से अपन देख रहे हैं, सन 2018 से 5 लाख है, राज्यपाल का 3.5 लाख है, ठीक है ना, पर मंथ है ये, ठीक है, ये वेतन है, ठीक है। 5 लाख 3.5 लाख 2018 से। भाग्य के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर प्रीवियस वर्ष का वर्णन था, वो हटा दिया गया, ठीक है। भाग्य में अपन देखते हैं, ये यूनियन के आ जाते हैं और इधर ये स्टेट के आ जाते हैं। 3, 4, 5, 6 का संबंध राज्यों से, मतलब संघ से है, और 7, 8 का संबंध अपने राज्यों से है। तो 3, 4 में तो क्या, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की आज कितनी है, 1.25 लाख है, 1,25,000 पर मंथ। फिर आ जाता है राज्यसभा का सभापति 4 लाख और राज्यसभा का उपसभापति ये, ठीक है। तो 3, 4 लोकसभा से, 5 से अपने राज्यसभा से। अब यहाँ आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष की 1.25 लाख है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति है, उसकी तनख्वाह है 4 लाख। और ये कौन होता है राज्यसभा का सभापति, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, 4 लाख प्रति महीने, और राष्ट्रपति की कितनी है, 5 लाख, और लोकसभा अध्यक्ष की कितनी है, 1,25,000, ठीक है। तो अब आप सोचो, पहले थोड़ा सा और बताता हूं। 7 और 8 अपन देखेंगे, 7, 8, 9, 10 का संबंध राज्यों से। 7 और 8 में पहले विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष है ना, और फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष। फिर 9 और 10 में जिन राज्यों में विधान परिषद है, द्विसदनात्मक विधानसभा है जिनके अंदर, ठीक है, द्विसदनात्मक विधान परिषद, विधान है जिनके अंदर, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई एक तो सभी में ही है, और कई राज्यों में जैसे 2 है तो राज्य विधान परिषद, जिनमें वहां सभापति और उपसभापति, ठीक है। तो ये इधर अपना भाग 6 में जो संघ राज्य आते हैं उससे है, और भाग 5 में जो अपने राज्य संघ आते हैं, भाग 5 के अंदर संघ के तो ये है, और 6 का संबंध राज्यों से है, स्टेट से है, उसके ये है ना। तो 4 इधर है, 4 उधर है। 2 अपने ये देखते हैं, अपने निम्न सदन, उच्च सदन, और फिर इधर निम्न सदन और उच्च सदन। तो लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, अपने राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। फिर जैसे अपन भाग में देख लें, फिर इधर उच्च न्यायालय आ जाएगा, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का 280, अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, ठीक है। और हाई कोर्ट इधर आ जाएगा स्टेट्स में। तो मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है, कितना, 2.5 लाख आ रहा है, 2.5 लाख। और अन्य मतलब अदर जजेस जो है हाई कोर्ट में, उनका 2.25 लाख, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2.5 लाख, जजेस ऑफ हाई कोर्ट 2.5 लाख, और अन्य जजेस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कितने, 2.25 लाख। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं उच्चतम, और हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। समझ गए चीज। अब मैं आपको एक चीज जो बता रहा था उस समय, वो मैंने स्किप करी थी, कि जैसे अपन यहां देख रहे हैं, ये 4 लाख अपन देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है ना, और यहां अपन ये देख रहे हैं राष्ट्रपति का 5 लाख। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, इस लिस्ट में आप जैसे देखोगे, पूरी द्वितीय अनुसूची के अंदर कहीं भी उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी, समझ रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि और कहीं जैसे उल्लेख हो कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, कहीं नहीं है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों समझने की बात है कि उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो उसको मिलता है किसके नाते, वो पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का हेड होता है, पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का। तो उसको, उपराष्ट्रपति को जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलती है, समझ रहे हो। वाइस प्रेसिडेंट के होने, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठने का कोई काम उनके पास नहीं है। बस जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन हेड होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का जो हेड होता है उसे सभापति बोला जाता है, अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। लोकसभा का जो हेड होता है उसे अध्यक्ष बोला जाता है, स्पीकर, और राज्यसभा का जो हेड होता है उसको सभापति बोला जाता है, और इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं उसको, समझ गए। तो उपराष्ट्रपति का एक ही कार्य है पदेन की। वो पदेन क्या होता है, मतलब पदेन मतलब जो उपराष्ट्रपति कुर्सी पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, हेड माना जाएगा राज्यसभा का। इधर जैसे मान लो राष्ट्रपति चुने गए, तो अब ये चीज गर्भित है कि वो राज्यसभा के सभापति नियुक्त हो गए, ऑटोमेटिक, समझ गए, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं आपको, कि उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है वो किसकी मिलती है, केवल उपराष्ट्रपति की, केवल राज्यसभा के सभापति की, या दोनों की, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति, नहीं, केवल राज्यसभा सभापति की उसको तनख्वाह मिलती है। वो कितनी है, वो 4 लाख पर मंथ है, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, अपन को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस लिस्ट के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है उपराष्ट्रपति की तनख्वाह का। जैसे एक क्वेश्चन आए आपसे, नॉर्मल ये पूछा गया कि निम्न में से किस पद का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसमें डाल दिया उपराष्ट्रपति,
तो आप दिमाग लगाओ यार, वो तो उसमें राज्यसभा का सभापति लिखा हुआ ना, तो कैसे नहीं आओ उपराष्ट्रपति? नहीं प्यारे, दिमाग मत लगाओ, समझ रहे हो? जहां जहां लिखा है उसी से को अपन को पकड़ना है। यहां नहीं लिखा हुआ कहीं भी उपराष्ट्रपति, तो अपने को नहीं उसमें दिमाग लगाना है। तो पूछा ना, ये क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे इसमें कच्चा खाते हैं, क्वेश्चन आता है, तो अपने को सीधा सा टिक करना है क्या कि उपराष्ट्रपति का कहीं भी उल्लेख नहीं है द्वितीय अनुसूची के अंदर, वहां उल्लेख है राज्यसभा के सभापति का, बस तो खत्म, यही क्वेश्चन था अपना। तो निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है द्वितीय अनुसूची में? उपराष्ट्रपति का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को तनख्वाह जो मिलती है वो उपराष्ट्रपति पद की नहीं मिलती है, वो किसकी मिलती है? राज्यसभा के सभापति की, जो कि वो पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। फिर एक दूसरी चीज मैंने आपको और समय समय में बताई थी, आप जैसे देख रहे हो कि सर ये तो फर्क बहुत है, तो लोकसभा का अध्यक्ष तो हो गया 2.5 लाख और ये हो गया 4 लाख, करीबन 3.5 लाख का फर्क है, करीबन मतलब 3,75,000 का फर्क है, सीधा सीधा ही है कि नहीं है? 2,75 का, ठीक है। 2,75 जोड़े 25 में तो 4 हो गए, तो 2,75 का फर्क है। तो सर ये फर्क कैसे है? फर्क तो बहुत ज्यादा है ना, और दोनों हेड ही तो है। उपराष्ट्रपति सर राज्यसभा का हेड है, तो अपने स्पीकर जो है वो लोकसभा का हेड है, लेकिन तनख्वाह में तो बहुत ज्यादा फर्क है, 2.25 लाख 9.3 लाख का 2,75 का, बिल्कुल है। तो ये कैसे है? अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा ना बैक में जाना पड़ेगा, और जैसे शुरू के जो आर्टिकल जैसे मैंने पढ़ाए हैं, तो आर्टिकल 80 में जैसे अपन ने देखा, तो मैंने आपको वहां पे ना एक डिफरेंस बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो उसमें डिफरेंस का 10वां बिंदु है जो अभी भी नीचे लिखा हुआ है। वो 10वां बिंदु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो 10वां बिंदु ये कहता है कि राज्यसभा का जो हेड है ना, जिसको अपन सभापति बोलते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और जबकि लोकसभा का जो हेड है, जिसको अपन अध्यक्ष बोलते हैं, वो लोकसभा का सदस्य होता है। क्या है कि राज्यसभा का जो हेड है, जिसको सभापति बोलते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो उस मतलब राज्यसभा से अलग होता है। तो राज्यसभा से जब अलग हो गया, कहने का मतलब वो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसलिए उसकी तनख्वाह अलग हो गई, 4 लाख हो गई। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, जिसको स्पीकर बोला जाता है ना, अध्यक्ष और स्पीकर, अध्यक्ष हिंदी में, स्पीकर इंग्लिश में। तो वो चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और वो लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए सदस्य होने के कारण उसकी तनख्वाह 1,25,000 है। जबकि ये सदस्य नहीं होता, तो सर आप बोल रहे हो कि सर नहीं होने वाले की तो ज्यादा है, तो ये भी नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो भैया नहीं होता ना सदस्य, इसलिए तो एक अलग संवैधानिक पद और इसको मिला हुआ उपराष्ट्रपति का। ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति की सैलरी की तुलना आप राष्ट्रपति से करोगे तो ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि दोनों हायरार्की में, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तो 5 लाख 4 लाख। लेकिन उपराष्ट्रपति को आप सभापति के रूप में जब उसकी तुलना अध्यक्ष से करोगे, तो आपको तनख्वाह के अंदर बहुत डिफरेंस दिखेगा, है ना। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के तनख्वाह में कंपेरिजन करोगे तो 2.25 लाख का फर्क है कि नहीं है? देख लो, 4 लाख और 1,25,000। ये क्यों है? क्योंकि सर राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य है तो जितने लोकसभा को प्रिविलेज, लोकसभा के अन्य सदस्यों को प्रिविलेज मिल रहे हैं, वो इसको मिलते हैं। बस 25,000 जाता है। लोकसभा सदस्य की तनख्वाह 1 लाख है, ठीक है, जब स्पीकर की उसे थोड़ी ज्यादा 1,25,000। और राज्यसभा के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी तनख्वाह 1 लाख है कि नहीं है? लेकिन जो हेड है अपने राज्यसभा का, वो चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, तो इसलिए उसकी तनख्वाह 4 लाख है। ये समझना आपने को। और वो 4 लाख मिलती है, वो मिलती किस नाम की है, किस काम की है, या किस पद की मिल रही है? तो वो राज्यसभा के सभापति होने से, राज्यसभा का हेड होने से, चेयरमैन होने की उसको तनख्वाह मिलती है। बार बार बता रहा हूं मैं, उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। उपराष्ट्रपति पद की उसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ये कैसे सिद्ध होता है? ये ऐसे सिद्ध होता है कि सेकंड शेड्यूल खोल के देख लो, वहां पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ सेकंड शेड्यूल के अंदर, द्वितीय अनुसूची के अंदर, की उपराष्ट्रपति की तनख्वाह होगी 4 लाख। वहां तो ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति की तनख्वाह होगी 4 लाख। हो गया ना? तो सीधी बात है, ये नहीं बात गए के अंदर बिंदु संख्या 5। समझ गए? ये ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारा मैंने अनुसूची 106 आर्टिकल 106 अनुसूची 2 का मैंने आपको सारी डिटेल बताई, ठीक है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। संसद के पदाधिकारियों का वेतन व भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे आपको मान लो लिखने में ज्यादा लगे, तो मैंने अभी जैसे शुरू में बताया था, डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो, और लिखोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो देखो बिंदु क्या है, ढंग से समझो इसको। संसद के पदाधिकारियों, क्या पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, है ना, ऑफिसर्स
अब यहां से क्वेश्चन निकल जाता है कि संसद के पदाधिकारियों में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है ना। अनुसूची 106 के अंदर ये है, ठीक है। तो संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन है। फिर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ABCD इन चारों कौन है कौन नहीं है। वो अच्छे फंस जाते हैं उसके अंदर, खासतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंदर फंस जाते हैं, है कि नहीं है। तो अभी अपन देखते हैं, अभी निकालते हैं कि ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं। 1953 में संसद के पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते अधिनियम पारित हुआ। जैसे मैंने भी बताया था, जो भी तनख्वाह मिलती है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी को मतलब हेड को मिल रही हो, हाउस के हेड को या सदस्यों को, वो संसद कानून से बनाती है। तो दो कानून बने हुए हैं, एक 1953 का बना हुआ है 1953 का, और एक 1954 का बना हुआ है, ठीक है। तो 1953 का जो कानून है वो बना हुआ है ऑफिसर्स के लिए, पदाधिकारियों के लिए, और 94 का जो कानून है वो सैलरी और अलाउंसेस के लिए बना हुआ है मेंबर्स की। ये याद रखना अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 53 का संबंध ऑफिसर्स से है, 53 वाले कानून का, और 1954 का जो कानून है उसका संबंध है मेंबर्स की सैलरी और अलाउंसेस से। तो सर ये तो मतलब फिर आगे तो ऑफिसर्स कौन होते हैं पता होना चाहिए। फिर संसद सदस्य तो अपन को पता ही होता है, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य संसद सदस्य है। 1954 वाला जो अधिनियम जिनको गवर्न करता, 1953 वाला इंपॉर्टेंट हो गया अभी ऑफिसर। इसीलिए क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से कौन संसद के पदाधिकारियों की सूची में गिने जाते हैं, नहीं गिने जाते, ऐसे। तो ये 53 वाला अधिनियम है ना। तो 1953 बना, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट का नाम केवल निम्नलिखित पदाधिकारियों का ही हो सकता है ना। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ इन्हीं को ही बोल सकते हैं अपन। कौन कौन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन्हीं को ही सिर्फ अपन क्या बोल सकते हैं, संसद के पदाधिकारी या ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं। इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ राष्ट्रपति, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ उपराष्ट्रपति, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कैबिनेट स्तर का मंत्री या राज्य स्तर का मंत्री, कहीं नहीं लिखा हुआ। देख लो बता रहा हूं। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा इसका आंसर। कौन ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। हिंदी में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही संसद के पदाधिकारियों की सूची में गिने जाते हैं 1953 के अधिनियम के अनुसार। समझ गए, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के वेतन और भत्तों के लिए संसद ने कानून बनाया 1953 के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया हुआ 1953 में। फिर देखो संसद के अन्य पदाधिकारी, एक मिनट है ना, संसद ये इसको है ना, ये अन्य हटा दो है ना, ये पढ़ना है इसको। संसद के पदाधिकारी, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उसी दर पर, मतलब अन्य इनके अलावा कोई पदाधिकारी नहीं हो, तो पदाधिकारी तो देखो केवल निम्नलिखित कोई है ना, ऐसे। तो इसमें करेक्शन करना, ये अन्य हटाना है। संसद के पदाधिकारी मतलब राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी होंगे जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित के लिए संसद द्वारा है ना, जो दर संसद द्वारा सदस्यों के लिए निर्धारित है, यह भारत की संचित निधि पर भारित है और वह संसद के मत के अधीन नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी सैलरीज मिलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपने भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके ऊपर भारित होते हैं, ठीक है। और जब अपना बजट सेशन होता है आर्टिकल 112 के तहत, उसमें ये वोटिंग के पार्ट नहीं होते हैं, समझे, नॉन वोटेबल पार्ट होता है, ठीक है। उसमें वोटिंग नहीं की जा सकती। संसद कानून से बना सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं होती। वोटिंग का मतलब ये होता है कि क्या अन्य सदस्य उससे सहमत है कि नहीं है, ये संसद को सहमति लेने की जरूरत नहीं है, नॉन वोटेबल पार्ट होता है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, सैलरीज अलाउंसेस, और दूसरा वो नॉन वोटेबल होते हैं, उनके ऊपर मत के अधीन नहीं होते हैं, कोई सहमति नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या, 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन है ना, तो किसने किया, संसद ने किया, राज्यसभा सभापति का वेतन 2.5 लाख प्रति माह से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। तो कर सकती है ना, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, 2018 में कर दिया। फिर लोकसभा के पदाधिकारियों के वेतन, पदाधिकारी समझ गए अपन, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख इस 1993 के अधिनियम में नहीं है, इनका उल्लेख 1954 के अधिनियम में है। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। ट्रिकी पॉइंट कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि भाई 1953 के अधिनियम ने तो ये बोल दिया कि ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन है।
डिफाइन कर दिया सिर्फ उसने, तो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, पहली बात तो डिफाइन हो गया। दूसरा, फिर जब सैलरी को डिस्कस करने की बात आई, सैलरी का एक्सप्लेनेशन करने की बात आई, तो 1953 के अधिनियम में केवल राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की सैलरी का ही वर्णन है, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी का वर्णन नहीं है। वो कहां है? वो 1954 वाले के अंदर है। अब आप सोचो कि ये 1954 वाले में क्यों आया, 53 में क्यों नहीं रखा गया? 53 में इसलिए नहीं रखा गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है, वो जरूरी है उसको लोकसभा का सदस्य बनना। लोकसभा के हो सकता है जिस समय चुना जा रहा है उस समय नहीं हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर ये लोकसभा का जो सदस्य बन रहा है, ठीक, देखो स्पीकर में तो ये चीज लागू भी नहीं होती, मैं थोड़ा सा एक स्लिप ऑफ टंग है, स्पीकर में तो ये चीज लागू नहीं होती। स्पीकर में क्या है, जिस समय आप अध्यक्ष चुन रहे हो ना उस समय लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। वो मंत्री में लागू होती है चीज कि मंत्री जिस समय आप उसको नियुक्त कर रहे हो उस समय जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, 6 महीने, आने वाले 6 महीने के अंदर वो बन सकता है किसी भी सदन का मंत्री। लेकिन स्पीकर चुने जाने वाले समय कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जा रहा है, तो वो जिस समय चुना जा रहा है उस समय लोकसभा का स्पीकर सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, तो चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदस्य होना जरूरी होता है, और लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों के जो सैलरी का वर्णन है वो 1954 के अधिनियम में वर्णित है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी का वर्णन 1953 का अधिनियम में नहीं है। 1953 का अधिनियम में डिफाइन दोनों को कर रखा है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा के, लेकिन सैलरी जो है लोकसभा अध्यक्ष की 1953 का अधिनियम में नहीं है, 1954 का अधिनियम में। अब जैसे आप और प्रूफ जानना चाहो, जैसे सर ये कैसे है, तो देखो पहले थोड़ा सा वो संसद के पदाधिकारियों के भत्ते अभी अपन जो ऊपर बात देख रहे थे वो सैलरी की देख रहे थे पदाधिकारियों के, अब भत्ते और देख लेते हैं। संसद का प्रत्येक पदाधिकारी कौन होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति, सॉरी यहाँ है ना जो भत्ते है ना, संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभापति के सभापति के अतिरिक्त अन्य, है ना, कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा का जो सभापति को जो अन्य भत्ते जो मिलते हैं ना सैलरी के अलग से, अब चूंकि ये बात हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो वो भत्ते यहाँ पे वर्णित नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सैलरी का वर्णन है। ठीक है, तो इनको मतलब सभापति को छोड़ के अन्य जैसे जो वो उपसभापति हुआ, ठीक है, उसका जो दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है, पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को दे है। संसद के प्रत्येक पदाधिकारी वापस वही राज्यसभा के सभापति को छोड़कर अलाउंसेज में छोड़ा जा रहा है ना, राज्यसभा के सभापति को दैनिक अलाउंस में छोड़ दिया। उसी प्रकार चुनाव क्षेत्र भत्ता इसको नहीं मिलता राज्यसभा के सभापति को, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति जो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो, ठीक है ना, इसलिए उसको ना दैनिक भत्ते की जरूरत है ना चुनाव क्षेत्र भत्ते की जरूरत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंशियल अलाउंस, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती कोई भी, वो तो देश का है, जबकि अन्य जो राज्यसभा सदस्य हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उनका क्षेत्र है किसी राज्य विशेष से, जबकि उपराष्ट्रपति का ऐसे नहीं है किसी राज्य विशेष से चुनाव होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उनको चुनाव क्षेत्र भत्ते की जरूरत नहीं है। फिर क्या, लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता सुपलेटरी अलाउंस उसी दर से प्राप्त होता है जिस दर से कैबिनेट मंत्री को दे है, 2000 रुपए प्रति माह होता है न्यायिक भत्ता, सुपलेटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये भत्तों की बात है। तो भत्तों में कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, बस अपन को समझना इतना सही है कि अनुच्छेद 106 में ये गवर्न होता है। फिर आगे आओ, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वो भी राज्य के दे के बराबर ही है, 1000 रुपए प्रति माह। चलो, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज। अब ये देखो, यहाँ ये चीज समझो आप, जो अभी मैं बताया था 53 और 54 का अधिनियम, वो चीज यहाँ है। तो देखो, ये तो है 53 का अधिनियम, ये लिखा हुआ 1953, ये है 54 का अधिनियम, समझ गए। तो 53 का क्या है, 1953 का अधिनियम क्या है, दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है, और ये क्या है, दी सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है ना, तो दो चीजें समझने वाली है, एक तो सैलरी एंड अलाउंसेस है, यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन है। ठीक है, और बाकी तो सारा सेम है। ठीक, अब इसका पहले तो ऑफिसर्स पदाधिकारी के अंदर अपन ने देख लिया कि कौन कौन, राज्यसभा का तो अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये आ जाते हैं अपने पदाधिकारियों के अंदर। फिर देखो, इसमें सेक्शन 3 है इस कानून का, ये 1953 वाले कानून का। सेक्शन 3 क्या है, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी पेड टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ए सैलरी ऑफ 4 lakhs। ठीक है, ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी पर मेंशन मतलब पर मंथ एंड अलाउंसेस फॉर ईच ड्यूरिंग द होल ऑफ टर्म एज ऑफिसर द सेम डे स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 ऑफ सैलरी अलाउंसेस पेंशन। देखो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मतलब 1954 वाले एक्ट का, देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब
सेक्शन 3 का क्या मतलब है दूसरे का, जैसे क्या है इस एक्ट का, ये सेक्शन 3 है तो इसमें क्या बोलता है, ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। कहने का मतलब यह है कि 1953 वाला जो अधिनियम है इसके अंदर सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात है तो केवल किसकी, राज्यसभा के चेयरमैन की। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के अलावा जो भी है, जैसे राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना, ये तो भाई इसमें पदाधिकारी ऑफिसर्स हैं इसके अंदर, और ऑफिसर्स में सिर्फ ये जो है राज्यसभा का चेयरमैन, इसका उल्लेख है 1953 में। बाकी राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उन सब का कहां से है, 1954 वाले अधिनियम से सैलरी और अलाउंसेस गवर्न होते हैं। तो लिखा ना, ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी, है ना, एज, है ना, एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी, यहां से पढ़ोगे, एज आर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3 ऑफ सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। क्योंकि राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो सदन के सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा का जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसको अलग से कानून 1953 वाला गवर्न कर रहा है। कॉन्सेप्ट सारे के पीछे यही है जो इसकी जड़ के अंदर है। ठीक है, तो जो मेन कारण है उसको समझना है और उसी से आगे बढ़ना है। ठीक है ना, फिर ये मेंबर्स वाला है, सैलरी एंड अलाउंसेस पेंशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 1954। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, मान लो आप ये देखना चाहो जूम करके, ये वाला जो मैंने भी पढ़ा, ये आप इसमें पढ़ सकते हो जूम करके। ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन, देखो लिखा हुआ अदर देन द चेयरमैन, अदर देन द चेयरमैन किससे गवर्न होंगे, 1954 वाले एक्ट से। अलाउंसेज एंड पेंशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो 1953 में सिर्फ किसका आ रहा है, अपने राज्यसभा चेयरमैन का आ रहा है, कितना, 4 लाख रुपीज पर मेंशन, मतलब पर मेंशन मतलब पर मंथ। और ये जैसे मैंने लिंक दिया हुआ, आप जैसे देख सकते हैं वहां, इस लिंक पे ये पूरा ये कानून है 1953 वाला, एज अमेंडेड अप टू 1/4/2018। ठीक है, और सॉरी, और इसके ये साथ में ये इधर दूसरा लिखा हुआ है, तो इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ये 54 वाले का सेक्शन 3, सैलरीज एंड डेली अलाउंसेस, ए मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपए पर मेंशन ड्यूरिंग द होल ऑफ हिज टेन्योर। समझ गए, तो ये तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य बता रहा हूं, है ना, तो उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। ठीक है, अब स्पीकर जैसे हो जाता है तो उसकी स्पीकर की तनख्वाह कितनी है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की वो 1.25 लाख, 25,000 एक्स्ट्रा है, स्पीकर है इसलिए, और अन्य सदस्यों की 1 लाख रुपए। तो क्वेश्चन निकल के आया कि अगर आप नॉर्मली पूछा जाए कि एक एमपी की सैलरी कितनी होती है तो वो 1 लाख होती है, अलाउंसेस अलग होते हैं, है ना, सैलरी पूछते हैं तो वो 1 लाख है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति उसकी कितनी है, उसकी अपने अभी जैसे देखी कितनी, 4 लाख। तो 4 लाख इसलिए है क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो उपराष्ट्रपति है ना, नाम है उसका उपराष्ट्रपति, इसलिए। हालांकि तनख्वाह मिल रही है वो सारी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रही है उसको, वो बात दूसरी है। समझ गए, ये चीज है। ठीक है, फिर इन दोनों एक्ट्स के नीचे ही, जैसे ये वो जो मैं बता रहा था, जहां वो डिफरेंस कर रखा था मैंने 1980 पढ़ा था, तो इधर राज्यसभा उधर लोकसभा, तो वहां पे देखो एक डिफरेंस है, ये क्या था, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति इसका सदस्य होता है, तथा राज्यसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। किसका, उपसभापति का। तो समझे ना आप, यही कारण है कि क्यों तो उसकी तनख्वाह 4 लाख है सभापति की, और क्यों 1953 वाले कानून में सिर्फ सभापति की सैलरी और अलाउंसेस का उल्लेख है। समझ गए ये। ठीक है, इधर अपन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा इनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए ये 1954 के कानून से गवर्न होते हैं, क्योंकि 1954 का कानून सदस्यों की सैलरी अलाउंसेस और पेंशन का उल्लेख करता है, सदन के सदस्यों की। और ये जो सभापति होता है वो भी सदन का सदस्य होता है, इसलिए मतलब राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो भी सदन का सदस्य होता है, इसलिए इसकी सैलरी का वर्णन किसमें है, 1954 वाले अधिनियम में है, ना कि 1953 वाले। 1953 में केवल राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख है, जो कि 4 लाख रुपए। फिर ज्यादा आप पढ़ना चाहो तो देखो, ये 53 वाले अधिनियम का लिंक मैंने दिया हुआ है, इधर ही अपने 54 वाले का दिया हुआ, बिल्कुल खुलेगा लिंक, आप इसको पीडीएफ में क्लिक करते ही वो अपने क्रोम में खुल जाएगा लिंक।
दिया हुआ, मतलब डू यू वांट टू ओपन तो खुल जाएगा, ऐसे दोनों है, आप पीडीएफ जो आप डाउनलोड करो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, हाइपर लिंक दी हुई है। तो ये अपन ने पढ़ लिया 53-54 का। ठीक है, तो अभी अपन ने जो ऊपर देखा ना, अभी वो ऊपर अपन ने सिर्फ इतना देखा था, अभी वो पदाधिकारियों का। ठीक है, 153 में पदाधिकारियों की बात है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो पदाधिकारी कौन कौन हो गए अपने, वेरी गुड, पदाधिकारी कौन कौन हो गए, पहले तो अपन ने देखा राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो पदाधिकारी है। अब अपन देखते हैं उनके अलावा जो सदस्यों, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, उनकी सैलरी। तो हालांकि जो अपन ने इस साइड में 1954 वाला एक्ट देखा था वही यहां अपन रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूं, समझा देता हूं। देखो क्या है, संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन, सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। देखो सदस्यों को आ रहा है, और वहां क्या ये शब्द था, वहां शब्द था पदाधिकारी, ऑफिसर्स। ठीक है, अब ऑफिसर्स के अलावा अब नॉर्मल की बात हो रही है, 1954 के अधिनियम चलेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। 1954 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम बनाया, है ना। वर्ष 2018 में सदस्यों का देखो बढ़ाया गया सबका। ठीक है, तो मतलब संसद बढ़ा सकती है। तो वेतन 50,000 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। जैसे मैंने 54 के अधिनियम में भी वो स्लिप सेक्शन 3 की लगी हुई थी। चुनाव क्षेत्र भत्ता बढ़ा दिया, कार्यालय खर्च भत्ता बढ़ा दिया। ठीक है, संसद सत्र के दौरान आवासन के लिए दैनिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया। तो 3 तरह के अलाउंस इनको एक दो मिलते हैं, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, कार्यालय खर्च भत्ता, ऑफिसर अलाउंस, और संसद क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस दैनिक भत्ता, और एक न्यायिक भत्ता सिम्प्यूटरी अलाउंस। संविधान में सदस्यों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। जैसे अभी अपन ने इस कानून का नाम बताया, तो सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन। ठीक है, सैलरी जैसे अपन ने देख लिया 1 लाख रुपए, अलाउंसेस अलग अलग है, कौन कौन से अपने, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, कार्यालय खर्च भत्ता, ऑफिस अलाउंस, संसद सत्र के दौरान आवास के लिए हाउस अलाउंस, और एक सिम्प्यूटरी अलाउंस, न्यायिक भत्ता। 4 तरह के भत्ते हो गए। और पेंशन क्या है, जब आप नहीं रहते सदस्य, ठीक है, योग्य नहीं रहे आप निर्वाचन के, उसके बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आप चुनाव हार गए तो पेंशन मिलेगी, नो, आप योग्य नहीं रहे चुनाव लड़ने के। ठीक है, योग्य कैसे, मतलब एज, केवल एज से आप डिबार हो गए, ऐसा नहीं कानूनन डिबार हो गए तो नहीं मिलेगी, अब आपकी एज नहीं है। ठीक है, तो जैसे भी अपन देखते हैं जो भी एलिजिबिलिटी है, तो अगर वो एज जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद अपने को योग्य नहीं रहे चुनाव लड़ने के, तो अपन को पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं हारने के बाद। ठीक है, ये है। अब फिर देखो अगला अच्छा बिंदु है, मैंने बताया पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद सदस्य अपने सदस्यों को पेंशन देती है। फिर देखो 1954 में संसद 1954 में संसद ने संसद सदस्य का वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम पारित किया। 1954 वाला अधिनियम दिखाया तो उसमें देखो यही था, जबकि 1953 वाला मैंने दिखा तो उसमें सैलरी अलाउंसेस वर्ड लिखा हुआ था, 1954 वाले में सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन लिखा हुआ था, ऐसे। फिर देखो एक अच्छा अपने कॉन्सेप्ट है फैमिली पेंशन, काफी अच्छी ये चीज है। ठीक है ना, ये अपने को पता होनी चाहिए। लेकिन फैमिली पेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लोकसभा के स्पीकर पे ही लागू होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, और एक अलग चीज है कि जिस तरह से एग्जामिनर कोई नई चीज पूछे तो कहां से क्वेश्चन बनता है, वो ये चीज है। फैमिली पेंशन होती क्या, वो फैमिली को मिलती है, सीधी सी बात है। तो फैमिली को तब मिलती है जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है। भाई मान लो जैसे आज मैं रिटायर होता हूं, उसके बाद मेरे को पेंशन मिले तो वो तो मेरी पेंशन है, उसको तो हम नॉर्मल पेंशन बोलते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता जैसे मैं बीच में दुनिया छोड़ के चला जाता हूं, ठीक है, रिटायर नहीं हुआ, ठीक है, या रिटायर भी हो गया था, रिटायर हो गया तो मैं खुद रिटायर हो गया तो मुझे पेंशन मिलने लगी, लेकिन मैं सर्विस के दौरान या रिटायर होने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर मेरे फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो फैमिली पेंशन कहलाती है। तो सीधी सी बात है, देखो फैमिली पेंशन चूंकि फैमिली को मिलती है इसलिए फैमिली पेंशन कहलाती है। तो फैमिली सीन में जब आती है जब वो जो मूल व्यक्ति होता है, जो पेंशन का हकदार था, वो दुनिया में नहीं रहता है, चाहे सर्विस के दौरान या सर्विस के बाद। सीधी सी बात है, पेंशन सर्विस के बाद ही मिलती है। तो सर्विस के बाद रिटायर हो गए आप, पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब आप दुनिया में नहीं हो, तो जो फैमिली को पेंशन मिलेगी उसको अपन फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पेंशन एंड फैमिली पेंशन। पेंशन उस व्यक्ति को खुद मिलती है, योग्य व्यक्ति को, और फैमिली पेंशन मिलती है उस पेंशन धारक व्यक्ति के निधन के बाद उसके परिवार, उसके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन फैमिली पेंशन कहलाती है। तो फैमिली पेंशन का जो प्रोविजन है 1954 के अधिनियम में, वो सिर्फ स्पीकर की फैमिली को है, पहली बात तो, और स्पीकर लोकसभा का होता है, ठीक है। तो फैमिली पेंशन किसको मिल सकती है, लोकसभा स्पीकर के निधन पे उसके फैमिली मेंबर्स को। लेकिन यह एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि स्पीकर का निधन स्पीकर के पद पे रहते हुए होना चाहिए, तभी उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। तो
1954 के अधिनियम के अनुसार फैमिली पेंशन का अधिकारी कौन है, फैमिली पेंशन के योग्य कौन है? ओनली लोकसभा का स्पीकर, जिसको अपन अध्यक्ष बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और इस बात है, स्पीकर लोकसभा का होता है, तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी स्पीकर है, ठीक है, तो सिर्फ वही फैमिली पेंशन का अधिकारी है। और वो भी तो कब, जब उसकी पद पे रहते हो, मतलब लोकसभा एज ए लोकसभा स्पीकर रहते हो, उसकी डेथ हो तो उसकी फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये इसमें 1954 वाला अधिनियम में ही है, फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ द डिजीज्ड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके अलावा किसी भी पदाधिकारी या किसी भी संसद सदस्य के हो फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं है। क्या है, देखो, ये फैमिली पेंशन एटसेट्रा टू द स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है कि जैसे मान लो, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जीवन साथी कैसे, कि जैसे मान लो मैं हूं मेल, तो मेरी स्पाउस मेरी वाइफ, ठीक है, लेकिन स्पीकर जैसे मान लो फीमेल हो, है कि नहीं है? आपको भ्रमण देगा, निजमा पतुल्ला हुई है ऐसे, तो निजमा पतुल्ला हुई है, अपने लोकसभा के अंदर रही है। इससे पहले जो थी अपने सॉरी नजमा पतुल्ला नहीं, सुमित्रा महाजन, पता है सुमित्रा महाजन, उससे पहले मीरा कुमार, ठीक है ना, वो अपने लोकसभा महिला स्पीकर देखी है। तो जब इनकी जैसे अपन बात करें, ये दो ही हुई है अपने महिला लोकसभा स्पीकर, सुमित्रा महाजन एंड मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन मीरा कुमार, ठीक है। तो अपन जब स्पीकर की बात करें तो मैं बता, हाँ, मतलब अगर फीमेल है स्पीकर तो स्पाउस कौन हो जाएगा? उसका हस्बैंड। मेल है स्पीकर तो स्पाउस हो जाएगी उसकी वाइफ, ठीक है। तो स्पाउस का मतलब है जीवन साथी, ठीक है। यूं स्पाउस का मतलब सिर्फ अपन को फीमेल के संदर्भ में नहीं लेना है, ठीक है ना। फैमिली पेंशन ऐसे टू द स्पाउस ऑफ द स्पीकर डाइंग इन ऑफिस, है ना, पद पे रहते हुए, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सैलरीज अलाउंसेस एक्ट 2002 2002 से प्रावधान हुआ है। देयर शैल बी पेड ए फैमिली पेंशन टू द स्पाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हु डाइज व्हाइल होल्डिंग सच ऑफिस, है ना। स्पीकर पे पद पे रहते हुए जिनका निधन हुआ है, एट द रेट ऑफ 15% टू द सैलरी लॉस ड्रॉन बाय हिम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ सच स्पाउस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द स्पीकर। समझ रहे, जिस दिन स्पीकर की डेथ हुई उस दिन से उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। स्पाउस को कितनी? स्पीकर को जो अंतिम सैलरी मिली उसका 15%। और कब तक मिलेगी? जब तक उस स्पाउस का निधन नहीं हो जाता है ना। तो निधन से लेकर, मतलब स्पीकर के निधन से लेकर स्पाउस के निधन तक पेंशन मिले, फैमिली पेंशन मिलेगी। पेंशन नहीं बोलेंगे, फैमिली पेंशन मिलेगी। कितनी? स्पीकर द्वारा ड्रॉ लास्ट सैलरी का 15%। समझ गए? तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है फैमिली पेंशन वाला, जिसके योग्य सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और वो भी वाइल या डाइंग वाइल इन ऑफिस, लिखा हु डाइज वाइल होल्डिंग सच ऑफिस। समझ गए? तो एक फैमिली पेंशन वाला अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर ये 3-4 अपने लिंक दिए हुए हैं, एसटीडीबी, ये राज्यसभा, ये सैलरी का है, ठीक है ना। ये कोविड कट के दौरान जैसे जो हुई थी ना, देखो कोविड के दौरान जो कट हुआ, ठीक है, कोविड कट, ये उसका लिंक है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो पीआरएस इंडिया पे। ये देखो वहां का स्निप लगा हुआ है, दैट 2 ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश आया था, अध्यादेश से फिर कानून बना, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 1954 का एक्ट, है ना। सैलरीज 2 ऑर्डिनेंसेस, ये देखो सैलरीज रिड्यूस, है ना, कम कर दी गई थी, देखो टू रिड्यूस द सैलरी बाय 30%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोविड के दौरान कितनी कम की गई तनख्वाह? 30%। 1953, ये 1954 का एक्ट है, ये 53 है, 52 नहीं है, ये 53 है, 53 टू रिड्यूस दी सुपरटरी अलाउंस बाय 30%, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एक्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1953 आ गया ना। ये ऑफिसर्स का उल्लेख 1953 वाले में है और संसद सदस्यों का उल्लेख 1954 वाले में। ये ध्यान रखना, आप लोग बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑफिसर्स में वापस बता रहा हूं, पदाधिकारी में कौन कौन आएंगे? पहले राज्यसभा लिख लो, राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसके अंदर ना राष्ट्रपति का उल्लेख है, ना उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है, ठीक है ना। जो पदेन है, पदेन क्या, राज्यसभा का सभापति, वो उल्लेख है, ठीक है। तो जैसा अपन को केस हो वैसा समझना है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया। तो 3 पेज थे, ये आर्टिकल 106 है पूरा अपना। तो काफी डिटेल में अपन ने देखा, काफी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो समझने वाली बात वही है कि संसद को शक्ति है घटाने बढ़ाने की, घटाया गया है 2018 में, मतलब बढ़ाया गया था 2018 के अंदर, फिर घटाया गया 2020 के अंदर 30% तक, ठीक है। और संसद के पदाधिकारी देखे अपन ने, जिनकी सैलरी गवर्न होती है 1953 वाले कानून से, और उसमें संसद के पदाधिकारी के अंदर 4 चीजें हैं, सभापति, उपसभापति, स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। और उनमें से सिर्फ एक
राज्यसभा का सभापति का वर्णन ही है 1954 के कानून में, 1953 के कानून में। और 1954 का जो कानून है उसमें संसद सदस्यों का है। तो चूंकि बाकी तीनों पदाधिकारी संसद सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनका सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन का जो उल्लेख है वो 1954 वाले अधिनियम में है, ठीक है ना। ऐसे बाकी तीनों पदाधिकारी मतलब राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ये तीनों चुनने जाते समय सदन के सदस्य होने जरूरी है, इसलिए इनका उल्लेख 1954 वाले कानून में है, ना कि 1953 में। ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने काफी एग्जॉस्टिव, काफी डिटेल के अंदर देखा। अब देखो चीजें ऐसे, तो ये 2 मिनट का था ये चैप्टर, मतलब ये आर्टिकल चैप्टर तो क्या 2 मिनट का। मैं बता था भैया अनुच्छेद 106 है ना, उसमें संसद सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। 2 मिनट मतलब थोड़ा सा और बता दो डीप में, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना है। देखो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट समझना है, तो अब आप मेरे से पूछ लेते हो, क्वेश्चन आ जाए 50 व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब आप अगले जगह ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट साला ही कहा, तो आप कॉन्फिडेंस से बताओ, देखो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आर रिलेटेड टू आर्टिकल 106 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव बीन डिफाइंड इन द salaries and allowances of officers of Parliament Act 1953. The section 3 of this act defines the following post as officers of Parliament. Following में क्या आएगा? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। These posts are known as ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। निम्न पदों को संसद के पदाधिकारी बोलते हैं: राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून क्या? वेतन भत्ते पदाधिकारी, संसद के पदाधिकारी अधिनियम 1953। तब जाकर उसका आंसर लिखा जाएगा, नहीं तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में तो हर कोई घुसा देगा, ये 4 तो हर कोई लिख देगा, ज्यादा ज्ञानी बनेगा उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री और घुसाएगा, वो तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट करेगा। फिर और भी कोई तंत्र होंगे तो वो लोकसभा सेक्रेटरीट और राज्यसभा सेक्रेटरीट और घुसा देंगे उसमें, महासचिव। पढ़ के नहीं जाते हैं तो ज्यादा ज्ञान होता है, जो पढ़ के जाता है उसको ज्ञान कम होता है। कम का मतलब उसको लिमिटेड ज्ञान होता है, और जो नहीं पढ़ के जाता है वो कल्पना की घोड़े दौड़ाता, और ये भी और ये भी और ये भी, और फिर भैया अगली बार आना ऐसे है ना, अद्दल गगरी छलकत जाए। वो बात है, एम्प्टी वेसल साउंड मच, है ना। तो ऐसे इसको देखो, फिर जैसे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन का अपन और चर्चा कर लेंगे। तो ये था अपना आर्टिकल 106, ठीक है। तो आज आपने देखा, फिर नव वर्ष से जैसे नई शुरुआत हुई, ठीक है। तो ऐसे इसको करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे जो शेड्यूल रहेगा मैं सारी चीजें बताता रहूंगा आपको समय समय पे। आप तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देख लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी बेरेक से पढ़ लो, वेल नोन बुक अपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत उससे पढ़ लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनमें। थोड़ा आप दोनों को पढ़ते जाओ, जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, बुक को पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक फर्क समझ में आने लग जाएगा। है अपने मुंह में मुट्ठी होना अच्छी बात नहीं है, आपने तो खुद खाओ और चखो, है कि नहीं जी। ठोकर खा के ही महादेव बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तो एक बार वापस आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगल में हो। मंगल में प्यारे बच्चों तभी होगा, कहने से नहीं होता, अच्छी तैयारी करो तभी मंगल में होगा। होता नहीं है, बनाया जाता है। कैसे? मेहनत करके, कंटिन्यूटी से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, धैर्य जाने से, समझने से, क्वेश्चन देखने से, कहना मानने से, ऐसे, ठीक है। तो करो अच्छी तैयारी, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। करो 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 करो।